गुड मॉर्निंग ऑल। माय नेम इज डॉक्टर कमलेश गौतम। मैं लकी इंस्टीट्यूट में विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपका लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और मैं आज आपको रसायन विज्ञान में एक टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूडेड है सिलेबस में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझने से पहले हम पहले आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है एंड देन वी विल गो फॉर द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समावयवता, सभी ने छोटी क्लास में 11-12 में पढ़ रखा है समावयवता के बारे में। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें एटम के लगने का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन एल्कोहल और ईथर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी इथाइल अल्कोहल, जिसका कि फॉर्मूला C2H5OH है, जबकि ईथर डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3 है। I just write the formula for the ethyl alcohol C2H5OH, and for dimethyl ether the formula is CH3OCH3। अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें दोनों के, then you can see here carbon is having the number 2, hydrogen is in the number of 6, and 1 is the oxygen. Now look at both these compounds, ethyl alcohol and dimethyl ether. Carbon is 2, hydrogen is 6, and 1 is the oxygen. It is same in the dimethyl ether, but here ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना रहा है, जबकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही एटम के लगने का सीक्वेंस बदला, कंपाउंड ही बदल गया, जबकि अणुसूत्र समान है। तो इस तरह के ये जो आपके दोनों कंपाउंड हैं, जिनमें की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, जिससे वो अलग ही कंपाउंड बन गए हैं, ऐसे कंपाउंड आइसोमर कहलाते हैं, जिन्हें समावयवी कहा जाता है। और ये जो फिनोमिना है, इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही एक अल्कोहल के गुण देगा, एक ईथर के देगा, डिस्पाइट दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे आगे कि आइसोमेरिज्म है कितने टाइप की और उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि वे सारे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, वो आइसोमर्स हैं, और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमेरिज्म को अगर मोटे तौर पर क्लासिफाई किया जाए तो दो प्रकार की है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, संरचनात्मक समावयवता एवं त्रिविम समावयवता। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने अभी आपको बताया कि अणु के अंदर जो एटम्स के लगने का सीक्वेंस है, क्रम है, वो अलग हो जाता है, जिससे कंपाउंड ही बदल जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो ऐसे कंपाउंड जैसे कि अभी हमने इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर का एग्जांपल लिया था। तो ये सारे आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मोटे तौर पर 5 भागों में बांटी गई है: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, एंड समटाइम्स रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। अब ये देखा गया कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, यानी कि अणुओं के लगने का क्रम भी समान है, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ओरिएंटेशन मतलब त्रिविम, जो अभिविन्यास है त्रिविम में, वो चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरा भी फ्रंट आपके सामने है तो मेरा राइट हैंड साइड इस साइड है, लेफ्ट इधर है, लेकिन जैसे ही मैं मेरा ओरिएंटेशन बदलूंगी, यानी कि मेरा बैक आपकी तरफ आएगा, तो मेरा राइट इधर आ गया
और लेफ्ट इधर आ गया, लेकिन अणुओं के लगने का क्रम तो वही रहा, सिर्फ ओरिएंटेशन बदलने की वजह से लेफ्ट राइट हो गया एंड राइट लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से जो आइसोमर्स बनते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और ये जो फिनोमिना है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। तो अगर हम उसको डिफाइन करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, तो हम कहेंगे कि वे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ अभिविन्यास अलग अलग है, दे आर हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3-dimensional space. Okay, I think you get it. Stereoisomers and the phenomena is stereoisomerism. अभी आपको एग्जांपल से भी मैं समझाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पर जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है, अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। It is classified on the basis of difference between energy difference between the two isomers, यानी कि जो दो समावयवी है उनमें अगर ऊर्जा अंतर को देखा जाए तो उसके आधार पर हमने स्टीरियो आइसोमर्स को दो भागों में बांटा है। वन इज द कन्फिगरेशनल एंड अदर इज द कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल, अगर दो आइसोमर्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, दोनों ही आपने अलग अलग रिएक्शंस भी उनके बारे में पढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि उनको आप इंडिविजुअली ऑब्टेन कर सकते हो, दे आर इंडिविजुअली ऑब्टेन, आप आइसोलेट कर सकते हो डी को अलग एल को अलग। तो ऐसा आइसोमर जिनको इंडिविजुअली ऑब्टेन किया जा सकता है, और इंडिविजुअली ऑब्टेन कब करेंगे, जब दो आइसोमर में पर्याप्त ऊर्जा का अंतर हो। और पर्याप्त ऊर्जा का अंतर मतलब यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो आइसोमर्स में 60 किलो कैलोरी या उससे ज्यादा का अंतर है तो आप उनको इंडिविजुअली ऑब्टेन कर सकते हैं, और ऐसे आइसोमर्स कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं विन्यासी। They are having the energy difference greater than or equals to 60 kilocalorie per mole. The best example is the D-glucose and L-glucose. Both are glucose, but the different in orientation, that's why they get converted into D and L form. Secondly, if the two isomers having the energy difference of 5 to 10 kilocalorie per mole, then they are known as conformational isomers. यानी कि एनर्जी डिफरेंस कम है। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में थोड़ा सा हीट पाते ही, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होते ही कन्वर्ट हो गई, तो आप उसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे। तो जब आप उसको आइसोलेट नहीं कर पाओगे तो ऐसे जो आपके आइसोमर्स होंगे उनको कहा जाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना है साइक्लोहेक्सेन के बारे में, दिस इज C6H12. It is having the two form, one is the chair form and other is the boat form. Both the form are interconverted, only the difference in the energy is 5 to 10 kilocalorie per mole. It means you cannot isolate chair form of cyclohexane or boat form of cyclohexane. It is just imagine that cyclohexane is having two isomers in the chair form and in the form of boat. Okay, तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म मोटे तौर पर दो प्रकार की हो गई, कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। दो आइसोमर्स में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इंडिविजुअली ऑब्टेन कर सकते हैं तो वो आपके कन्फॉर्मेशनल में आएंगे, और अगर दो आइसोमर्स में एनर्जी डिफरेंस कम है आप उनको इंडिविजुअली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेड हो सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी लेकर के। तो ये जो आइसोमर्स होते हैं उनको कन्फॉर्मेशनल में रखा जाता है और इसे हिंदी में कहा जाता है संरूपण। तो दो प्रकार की हो गई, विन्यासी और संरूपण। संरूपण को आगे बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं कन्फिगरेशनल की, विन्यासी की। अब एनर्जी डिफरेंस
अगर ज्यादा है आप इंडिविजुअली ऑब्टेन कर सकते हो तो कॉन्फिगरेशनल है, और कॉन्फिगरेशनल को अगेन दो भागों में बांटा गया है, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, प्रकाशिक समावयवी एवं ज्यामितीय समावयवी। अब प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं, ज्यामितीय समावयवी क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाशिक समावयवता को समझने के लिए प्रकाशिक समावयवों को अगर डिफाइन किया जाए तो ये कहा जाता है कि वे समावयवी जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और ये फिनोमिना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर अपन देखें तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। उसको समझने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथ की इमेज, हैंड्स की इमेज आपको दिख रही है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर आप सुपर इम्पोज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज अध्यारोपित नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों अंगूठे अलग हैं, अंगुलियों का भी पोजीशन अलग है, यानी कि इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। बट अगर हम हाथ को देखें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज बनाते हैं बट नॉट सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ऐसे जो आपके कंपाउंड्स होके आइसोमर्स होते हैं उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, और ये फिनोमिना जो होता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो ये इसको अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको डिफाइन करके बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। तो मैंने अभी बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि आपके प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ नहीं। उसी का दूसरा आइसोमर जो होगा वो उसी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा, सुई की दिशा में घुमाएगा। तो इस तरह से दो आइसोमर्स बन जाते हैं, तो उन्हें अपन फिर प्रकाशिक समावयवी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, और फिनोमिना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। अभी मैं पहले आपसे डिफरेंट ओरिएंटेशन की भी बात कर रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक लैक्टिक एसिड के अंदर आप देखेंगे इन द फर्स्ट वन जहां पे डी लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, OH राइट हैंड साइड में है, और अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म एल लैक्टिक एसिड की बात करूं तो OH जो है आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये दोनों जो फॉर्म है एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। और अगर आप इस फॉर्म को इसके ऊपर उठाकर रखेंगे तो H के ऊपर कौन आएगा, OH, OH के ऊपर दूसरे लैक्टिक एसिड का क्या आएगा, H। इट मीन्स इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इट मीन्स ये जो दोनों फॉर्म लैक्टिक एसिड की है ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब एक लैक्टिक एसिड जिसमें OH राइट हैंड साइड में है, ये जब इसको आप प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से निकलेगी तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देगा। और अगर आप एल लैक्टिक एसिड लेंगे तो जो प्लेन पोलराइज लाइट आएगी उसको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। अब डी एंड एल कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। अब बात आ रही है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं या विपरीत घुमा देते हैं। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, तो हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सोर्स से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है। जो रेज है लाइट की वो सारी दिशा में क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो ये वाली जो लाइट है इसे कहा जाता है नॉट, इट इज नॉट प्लेन पोलराइज्ड, ओके। ये समतल अध्रुवित प्रकाश है। अब अगर हमने इसको किसी फिल्टर जैसे कि निकोल प्रिज्म में से गुजारा तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक ही तल में आपके ऑसिलेट करने लगेगी, दोलन करने लगेगी। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको सारी दिशा में दिख रही है लाइट की तरंगे, और यहाँ देखेंगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन में दिख रही है। अब ऐसी लाइट को जिसमें कि आपके प्रकाश की जो किरणें होती है वो एक ही तल में ऑसिलेट करती है, उसे कहा जाता है
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करेंगे, हमारा जो भी वांटेड कंपाउंड है जिसका कि हमको देखना है कि ये घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएगा या विपरीत घुमाएगा, तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस कंपाउंड में से पास करेंगे। जैसे ही हम पास करेंगे तो हम देखेंगे कि या तो घड़ी की सुई के दिशा में घूमेगा या फिर कहाँ घूमेगा, विपरीत दिशा में आ जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पर ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया और इधर घड़ी के विपरीत घूम गया। अगर वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो हम उसे कहते हैं डिक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, डिक्स्ट्रो रोटेटरी। डिक्स्ट्रो रोटेटरी जिसे हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त। और अगर वो घड़ी के विपरीत घुमा देता है तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, जिसे हिंदी में कहते हैं वामावर्त। तो आपके आइसोमर्स जो होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, या तो वो डिक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं या फिर लीवो रोटेटरी होते हैं। अगर डिक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उन्हें स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर लीवो रोटेटरी है तो उन्हें स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स दो प्रकार के हो गए, डी एंड एल। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है ये प्रदर्शित करने के लिए कंपाउंड जो होता है उसको आपके क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए उस कंपाउंड में, वो जरूरी है उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। तो वो हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में क्या रिक्वायरमेंट है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बन जाए। तो नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, किरल कार्बन की उपस्थिति। यानी कि किसी कंपाउंड में अगर किरल कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो कैसे पता चलता है, ये देखिए किरल कार्बन किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। एक वैलेंसी OH से जुड़ी है, एक हाइड्रोजन से, CHO से, और चौथी किससे जुड़ी हुई है आपके CH2OH समूह से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो अगर हम देखें तो ऐसा कार्बन जिसमें उसकी चारों वैलेंसी अलग एटम्स या ग्रुप से जुड़ी हुई होगी उसे हम किरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम किसी और कंपाउंड की बात करें, लाइक देखिए यहाँ पर, तो ये किरल कार्बन नहीं होगा बिकॉज इसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, चारों वैलेंसी अलग अलग एटम्स और ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं है। तो अगर चारों एटम्स और ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं होगी तो ये किरल कार्बन नहीं होगा। इट मीन्स किरल कार्बन का मतलब होता है कि चारों वैलेंसी कार्बन की अलग अलग ग्रुप्स या एटम से जुड़ी होनी चाहिए। तो प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए पहली आवश्यकता हो गई किरल कार्बन की उपस्थिति। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है, यह अपना अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बनाना चाहिए। इट शुड फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप उसकी मिरर इमेज बनाते हैं किसी कंपाउंड की, तो वो जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे हाथ मिरर इमेज तो है, लेकिन जब आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं होंगे, तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ देखिए इसी कंपाउंड की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो आप देखेंगे मिरर इमेज में OH किधर आ जाएगा, राइट से लेफ्ट में। तो हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर OH किधर था, राइट में। इस वाली इसकी मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब में, और OH कहाँ आ गया, लेफ्ट में। अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। यानी कि ये दोनों जो फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड की, ये दोनों फॉर्म ही ऑप्टिकल एक्टिव है और एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ओके, आई थिंक यू गेट द थिंग। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है और आपके जो है क्या रिक्वायरमेंट है,
तभी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये आप देख सकते हैं और आप शायद आपको समझ आ चुका है। यहाँ पर देखिए यही जो मैंने अभी बनाया था, तो आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड इसकी मिरर इमेज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, हियर इज द OH इन द राइट हैंड साइड व्हाइल इट्स मिरर इमेज OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनेंटियोमर दर्पण प्रतिबिंब। डी, ये स्मॉल डी एंड स्मॉल एल होंगे, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड अलग होता है, यानी कि स्मॉल डी होगा ये और ये स्मॉल एल होगा। अगर हम कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की बात करेंगे तो ये एक एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आएगा, जिसे मैं कभी आपको और समझाऊंगी। तो अभी हम स्मॉल डी एंड स्मॉल एल की बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दिस फॉर्मूला, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे की, ये कंपाउंड क्या है, आई थिंक यू कैन नेम्ड इट, this is the bromochlorofluoromethane. Okay, in this compound bromochlorofluoromethane, in the first form F is on the right hand side while its mirror image F is on the right hand side, left hand side. तो ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इनमें कीरल कार्बन प्रेजेंट है बिकॉज चारों वैलेंसी अलग अलग एटम्स और ग्रुप से जुड़ी हुई है, यू कैन सी हियर। तो कायरल कार्बन प्रेजेंट है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है, तो बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमिना क्या होता है। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे।